back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids. In our today's video, we'll discuss sexual reproduction in human beings for class 10th. हमने previous video में discuss किया था that in sexual reproduction there are two organisms involved. One is male and the other one is female. तो आज जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या है? दो बींग्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल. तो ह्यूमन बींग्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, इट अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी. अब प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? इट इज दैट स्टेज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम्स फंक्शनल. जैसे मेल में या बॉयज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस. जब टेस्टिस फंक्शनल हो जाएगा, और फीमेल में इट इज ओवरी. जब टेस्टिस और ओवरी फंक्शनल हो जाएंगे, जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर चुके होंगे, तब रिप्रोडक्शन करते हैं ह्यूमंस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और प्यूबर्टी जब कोई भी ह्यूमन बीइंग हिट करता है, आइदर इट इज अ बॉय और गर्ल, सर्टेन चेंजेस हैपन इन देयर बॉडी. Some changes are common to both of them, other changes are specific. कुछ changes जो common है, that would be growth of hair all over the body, skin becomes oilier और पूरी body पे मतलब face पे pimples आने लग जाते हैं. And some changes are particular to boys and girls. That changes would be widening of shoulders. अगर हम boys की बात करें तो shoulders क्या हो जाएंगे? Widen. Hair growth on face, chest and all over the body. क्रैकिंग ऑफ वॉइस मतलब आवाज भारी सी होने लग जाती है अगर आप बॉयज में देखो तो. पिंपल्स एंड ऑयली स्किन. पिंपल्स एंड ऑयली स्किन आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. अगर हम गर्ल्स की बात करें तो फर्स्ट वुड बी इंक्रीज इन साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट साइज. नेक्स्ट वुड बी ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन को हम एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज बॉडी बिकम्स कर्वियर एंड पिंपल्स एंड ऑयली स्किन कॉमन होंगे. एंड हेयर थ्रू आउट द बॉडी मतलब पूरी बॉडी में हर जगह क्या होंगे? हेयर्स होंगे, थिन हेयर हो सकते हैं. सो दीज वर द चेंजेस दैट अकर एट प्यूबर्टी. और प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 10 to 12 ईयर्स में नॉर्मल. 10 to 12 और 11 to 13 ईयर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, पर 10 to 13 ऑलमोस्ट एज चलती है प्यूबर्टी की. एंड प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट्स डेवलपिंग. और जब तक ये डेवलप होते रहते हैं, दैट एज, दैट स्टेज, दैट पीरियड इज नोन एज एडोलेसेंस. उस पीरियड को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस. तो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस डिफरेंट होते हैं. प्यूबर्टी इज रिलेटेड टू जस्ट फिजिकल चेंजेस हैपनिंग टू द बॉडी. एडोलेसेंस में वी टॉक अबाउट इमोशनल चेंज ऑल्सो. और एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जब एक ह्यूमन बीइंग चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाता है, तो वो जो स्टेज है, वो जो ट्रांजिशन है, दैट इज नोन एज एडोलेसेंस. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स आर टेस्टिस. और टेस्टिस को देखो कहाँ लोकेटेड है ये? इनसाइड स्क्रोटम. नेक्स्ट आपको दिख रहा है वास डिफरेंस. Then there is ureter, seminal vesicle, bladder, prostate gland, penis and urethra. इसका diagram of both male and female reproductive system are important for your exam. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आना चाहिए और आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने देखो अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवानी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल जब ये दोनों फ्यूज करेंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. और क्योंकि यहाँ पर दो बीइंग्स इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. कि मेल सेल और फीमेल सेल को फ्यूज करना है टू फॉर्म जाइगोट. अब मेल सेल फॉर्म का होगा, इट इज फॉर्म बाय टेस्टिस. टेस्टिस के दो रोल होते हैं. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. मतलब स्पर्म्स जो मेल का जर्म सेल है वो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस. तो अगर हम टेस्टिस के रोल्स की बात करें तो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टेस्टिस का,
It secretes a hormone called testosterone. Important question for exam. What is the role of testes in human males? It helps in the production of sperms. Sperm formation कहाँ पे होती है? Testes में. Next, it releases a hormone called testosterone in males, which is responsible for all the characters, all the sexual characters that we see in males. जो ये characters males में दिख रहे हैं, ये टेस्टिस हार्मोन, टेस्टिस ने जो हार्मोन सिक्रीट किया है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से ही हमें दिख पा रहे हैं. नेक्स्ट वुड बी, अब आप देखो टेस्टिस ने क्या फॉर्म कर लिया? स्पर्म. अब स्पर्म यहाँ से मूव करेगा, एक ये पाइप सा ड्रॉ किया हुआ है, डक्ट है, वास डिफरेंस. तो स्पर्म यहाँ से ऊपर गया, स्पर्म ऊपर जा रहा है, स्पर्म ऊपर से यहाँ आएगा, यहाँ पर पाथ फॉलो करके यहाँ से उसने बॉडी से निकलना है स्पर्म ने. और स्पर्म का मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक टेल होती है और एक हेड होता है. तो अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्म टेस्टिस से प्रोड्यूस हुआ, वास डिफरेंस के थ्रू गया, वास डिफरेंस के थ्रू जाने में अब स्पर्म को ना बहुत लंबा रास्ता कवर करना है, क्योंकि स्पर्म को मेल की बॉडी से भी निकलना है और फीमेल की बॉडी में भी एंटर करना है बहुत दूर तक. तो स्पर्म को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए. तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसे? वो मिलता है उसे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से. देखो ग्लैंड का काम क्या होता है? कुछ ना कुछ सिक्रीट करने का. तो ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पर है सेमिनल वेसिकल. ये दोनों कुछ सिक्रीट करेंगे और उससे सिक्रीट करने से स्पर्म को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन. क्योंकि स्पर्म ने बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है तो उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन. ऑल्सो ये मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि मतलब एक लिक्विड, एक फ्लूइड रिलीज करते हैं ताकि स्पर्म की मूवमेंट इजियर हो जाए. क्योंकि स्पर्म क्या है? सिर्फ एक हेड है और उसकी टेल है. स्पर्म को मूव करने के लिए एक लिक्विड, एक फ्लूइड मीडियम चाहिए. वो फ्लूइड मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड seminal vesicle. So this is an important question for exam. What is the role of prostate gland as well as seminal vesicle? They creates a fluid or they releases a fluid and creates a medium so that the sperm can move easier or the sperm can swim easier. Also they helps in providing nutrition to the sperm. तो वो sperm को nutrition provide करते हैं. अब देखो sperm testis से गया, vas deferens से यहाँ पर से nutrition मिला. अब वो सिर्फ स्पर्म नहीं है, वो एक फ्लूइड में आ चुका है स्पर्म. अब स्पर्म यहाँ से निकल जाएगा थ्रू यूरेथ्रा. अगर आपको एक चीज याद हो तो अगर आप एक चीज रिकॉल कर सकते हो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी एक यूरेथ्रा था. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ब्लैडर था. तो ये डिफरेंट ब्लैडर तो नहीं है. ब्लैडर क्या स्टोर करके रखता है? यूरिन. तो यूरिन यहाँ से आ रहा है, यूरिन यहाँ से जा रहा है. अब यूरिन का पैसेज और जो ये स्पर्म है उसका पैसेज सेम होता है. एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब स्पर्म में एक लिक्विड मिल जाता है तो उसे हम स्पर्म ना बोलकर वी कॉल दैट एज सीमेन. क्योंकि ये किसने सिक्रीट किया है? सेमिनल वेसिकल ने. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेन. तो अगर हम सीमेन की बात करें तो जो सीमेन है उसका जो पाथ है वो भी यूरेथ्रा है और जो यूरिन है उसका भी पाथ क्या होता है? यूरेथ्रा. सो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पाथ फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन. पर ये दोनों कभी भी एक टाइम में ट्रैवल नहीं करते, अलग अलग टाइम में ट्रैवल करते हैं. तो यहाँ से ट्रैवल करेगा यूरेथ्रा और ये पीनस के थ्रू बॉडी से इजैक्यूएट हो जाएगा. तो स्पर्म तो यहाँ से जा चुका है. और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अगर हम बात करें, एब्डोमिनल कैविटी होता है पेट वाला रीजन, उससे नीचे ये देखो ये बाहर लोकेटेड है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, बॉडी के बाहर है. अब ये बाहर लोकेटेड क्यों होता है टेस्टिस? क्योंकि टेस्टिस ने क्या फॉर्म करने हैं? स्पर्म्स. और स्पर्म को बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है फॉर्म करने के लिए. सो द स्पर्म रिक्वायर्स 2-3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है. कम चाहिए होता है इसलिए टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? स्क्रोटम में, आउटसाइड द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि हमें स्पर्म जहां से फॉर्म हो रहे हैं और जहां से बॉडी से निकल रहे हैं उसका पूरा पाथ शो करना है. तो सबसे पहले आप लिखोगे टेस्टिस, एरो डाल के वास डिफरेंस, एरो डाल के यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के थ्रू पूरी बॉडी से इजैक्यूलेट हो जाएगा और एमिट हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने पॉसिबल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए. नाउ विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमें 2 ओवरीज दिख रही हैं, देयर इज वजाइना, सर्विक्स, फिलोपियन ट्यूब। तो इसमें होगा क्या, देखो अगर हम स्पर्म की ही बात करें तो स्पर्म यहाँ से तो जा चुका है, यहाँ से जाने के बाद जब मेल और फीमेल इंटीमेट कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये स्पर्म यहाँ से एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद क्योंकि स्पर्म को न्यूट्रिशन मिला था, और मैंने आपको अभी बताया था कि स्पर्म को बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है, स्पर्म को ट्रैवल करना है यहाँ तक रास्ता पूरा, तो इसलिए उसको न्यूट्रिशन किसने दिया था, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ने। अब होगा क्या, जैसे टेस्टिस रिलीज कर रहा था मेल जर्म सेल को, दैट वाज स्पर्म, ऐसे ही ओवरीज रिलीज करती है बहुत सारे एग्स और वी कॉल दैट ओवम। तो कौन रिलीज करता है, वो ओवरीज। और जो अगर हम मेल की बात करें, मेल लाइफ लॉन्ग स्पर्म रिलीज कर सकते हैं, मतलब उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, जब से स्टार्ट करते हैं टिल दी डेथ। ये हो सकता है कि उनकी क्वालिटी पे फर्क पड़े, जो स्पर्म की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी ना हो, सीमेन की क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाए, बट देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ इज एक्टिव थ्रू आउट देयर जर्नी। पर अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम देखेंगे वो कैसा होगा। जब एक फीमेल बॉर्न होती है, जब एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो शी इज बॉर्न विद मिलियंस ऑफ एग्स, मतलब उसके पास पैदा होते ही मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, पर वो मिलियंस ऑफ एग्स जो ओवरीज के अंदर हैं वो कोई भी मेच्योर नहीं है, दे आर इमेच्योर। तो वो मेच्योर तब होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आप प्लीज इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, तो जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी पे मेच्योर हो जाएगी तो हर मंथ एक एग रिलीज होता है। हर मंथ कितने एग्स रिलीज होते हैं, एक एग। और रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो एग्स रिलीज हो गए ओवरी में से, तो यहाँ से क्या रिलीज हुए, एग्स। अब जो एग्स हैं वो हर मंथ एक एग रिलीज होगा और ऑल्टरनेटिवली रिलीज होते हैं। जैसे अगर जनवरी में यहाँ से रिलीज हुआ तो फरवरी में यहाँ से रिलीज होगा, मार्च में यहाँ से, अप्रैल में यहाँ से, हर मंथ ऑल्टरनेटिवली एक ही एग रिलीज होता है एक ओवरी में से। तो यहाँ से एक एग रिलीज हुआ। अब जो ये एग रिलीज हुआ, यहाँ से कौन आ रहा था, स्पर्म, सीमेन आ रहा था बेसिकली। तो स्पर्म यहाँ गया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ तक उसे ट्रैवल करना है। यहाँ पे जब वो ट्रैवल करेगा तो यहाँ से ओवरी ने क्या रिलीज किया है, एग। अब यहाँ पर जो ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब या इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होगी का मतलब क्या है, यहाँ से एग्स रिलीज हुए, यहाँ से स्पर्म जा रहा है, दोनों मिलेंगे और दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। अब जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड करेगा और जाइगोट की नेक्स्ट स्टेज इज एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो बनता है तो वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है और यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में। ये क्या है, यूटेरस। तो यूटेरस में जब इम्प्लांट हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो हम दोबारा रिकॉल करते हैं, स्पर्म ने एंटर किया थ्रू वेजाइना, ऊपर गया फिलोपियन ट्यूब तक। फिलोपियन ट्यूब में यहाँ से एक एग रिलीज हुआ था हर मंथ, तो एग रिलीज होने को प्रोसेस को वी कॉल ओव्यूलेशन। एग रिलीज हुआ, मेल जर्म सेल है, दोनों कंबाइन करेंगे, फ्यूज करेंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो होता है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांट होने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वॉल है, आप इसे एनसीईआरटी में देखोगे यहाँ पर रेड से शो किया हुआ है। ये रेड से शो करने का क्या मतलब है, दिस इज एनरिच्ड विद ब्लड वेसल्स। यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है और जो एम्ब्रियो है उसे नर्चर करना है, उसे पूरा खाना मिलना है। तो उसे नर्चर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पर एक डिस्क शेप डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। Placenta is a disc-like structure that develops when fertilization takes place। और fertilization के बाद ये develop क्यों हुआ है, ताकि जो embryo है, जो बना है अभी embryo, इसको खाना भी मिलना है। उसको खाना कहाँ से मिलेगा, यहाँ प्लेसेंटा से umbilical cord होती है जो जाइगोट है, जो embryo है उसके साथ डेवलप हो चुकी है।
तो ये एक एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के साथ एम्बिलिकल कोड से, जो वो बच्चा है उसके साथ एम्बिलिकल कोड अटैच होती है नेवल से, वो अटैच होती है यहाँ प्लेसेंटा तक। अब होगा क्या, जो भी मदर खाना खा रही है वो खाना उस बेबी को मिलेगा थ्रू दिस एम्बिलिकल कोड, और जो भी उस बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इस एम्बिलिकल कोड से रिलीज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा? It helps in the exchange of food as well as waste from the body of embryo. इसकी बॉडी को जो खाना मिलता है वो यहीं से मिलता है, ठीक है। अब जो ये इम्प्लांटेशन हुई ये यूटेरस में, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद जब ये मंथली प्रोसेस 9 मंथ्स का होता है, दैट इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ्स के प्रोसेस के बाद यहाँ से जो बेबी है वो डेवलप करके थ्रू वेजाइनल ओपनिंग वो बेबी निकल जाएगा। And this process is all process is known as pregnancy. ये प्रेगनेंसी का पीरियड था, that is about 9 months. तो ये तो तब था जब एग फर्टिलाइज हुआ था, मतलब यहाँ से स्पर्म गया, स्पर्म ऊपर गया, फर्टिलाइज हुआ, यहाँ पर बेबी फॉर्म हुआ और बेबी 9 मंथ्स के बाद निकल जाएगा। तो 9 मंथ्स के बाद, ये तो हमने तब बात की जब एग फर्टिलाइज हो गया, मतलब स्पर्म था और एग भी था। अगर सिर्फ एग होता और स्पर्म ना होता तो क्या होगा? तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज? क्योंकि देखो हर मंथ जो यूटेरस होता है वो प्रिपेयर कर लेता है कि उसे एक बेबी को बियर करना है, एक बेबी को नर्चर करना है, तो यूटेरस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। पर अगर यहाँ से स्पर्म नहीं आया, यहाँ से एग रिलीज हो गया पर यहाँ से स्पर्म नहीं आया, तो अब इस एग का क्या होगा? ये जो एग है और जो ये वॉल्स है जो ब्लड वेसल्स के साथ एनरिच हो चुकी थी ताकि बेबी को बियर कर सके और नर्चर कर सके, ये रप्चर हो जाती है। और क्योंकि ये ब्लड वेसल्स थी तो पूरी बॉडी से, मतलब पूरी बॉडी से नहीं, वेजाइनल ओपनिंग से बहुत सारा ब्लड निकलता है, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब है? अगर एग फर्टिलाइज होता तो बेबी बॉर्न हो जाता, पर अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो यूटेरस ने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था बियर करने के लिए बेबी, अब इसे ये बोल सकते हो उसने रिवेंज ली, रिवेंज की फॉर्म में सारा का सारा ब्लड की फॉर्म में उस बॉडी से निकल गया, और प्लस जो एग था वो भी निकला। तो इसमें मेंस्ट्रुएशन में देयर इज म्यूकस प्लस ब्लड जो बॉडी से निकलता है। So this was about female reproductive system and male reproductive system. I hope आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। And जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आते हैं, जो ऑनसेट होता है मेंस्ट्रुएशन का, that is known as मेनार्क। जब बिगनिंग हो गई रिप्रोडक्टिव लाइफ की फीमेल की, और जब एंड हो जाती है रिप्रोडक्टिव लाइफ, that is known as मेनोपोज। पोज लग गया, इसका मतलब है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ ओवर हो चुकी है। इसका मतलब अगर हम एक मेल की बात करें तो वो लाइफ लॉन्ग बेबी को बर्थ दे सकता है, मतलब स्पर्म रिलीज कर सकता है, पर जो फीमेल है उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो मैक्सिमम 50 ईयर्स होती है। मतलब 50 ईयर्स के बाद इतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी कि उसकी बॉडी बेबी को बियर नहीं कर पाएगी। तो मेनार्क इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो जनरली 45 to 50 ईयर्स में होता है। और इसके बाद एक विमेन तो बेबी बियर नहीं कर पाएगी, पर जो मैन है वो बेबी को कभी भी बर्थ दे सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ ओवरीज। ओवरीज, जैसे हमने टेस्टिस की बात की थी, टेस्टिस एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही ओवरीज एक हार्मोन रिलीज करती है दैट इज एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से फीमेल में जो चेंजेस आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो इस हार्मोन की वजह से आते हैं। और एक और हार्मोन रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Sexual maturity does not necessarily mean that a person is ready to bear children. मतलब अगर एक बंदे की बॉडी मेच्योर हो चुकी है 14-15 ईयर्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइंड से भी प्रिपेयर्ड है टू हैव चिल्ड्रन, बिकॉज हैविंग चिल्ड्रन इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट विल डिपेंड ऑन एंटायरली द कपल्स चॉइस वेदर दे वांट टू हैव बेबी और नॉट। दे कैन हैव प्रेशर फ्रॉम देयर फैमिलीज, बट वो उनकी ही चॉइस होगी कि उन्हें वो बेबी अभी चाहिए या नहीं चाहिए।
सो दे कैन अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कि अगर उन्हें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेबीज नहीं चाहिए तो दे कैन अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बिकॉज सेक्शुअल कॉन्टैक्ट ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, जैसे अगर एक कपल ने एक बेबी को अभी बर्थ दिया है तो अब उन्हें नेक्स्ट बेबी 3 इयर्स तक, क्योंकि आइडियल एज 3 इयर्स होती है जो गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में, तो अगर उन्हें अब बच्चों के बीच में गैप चाहिए, सो व्हाइल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दे कैन टेक सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिससे बच्चे नहीं होंगे उस टाइम में। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑल्सो प्रिवेंट STDs. STDs are the sexually transmitted disease that travel from one partner to another while they are having sexual intercourse. जैसे आपने क्लास 9th में भी ऐसे एक डिस्कस किया होगा, दैट वाज HIV AIDS. HIV AIDS कैसे होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो एक इन्फेक्टेड पोर्शन से एक नॉर्मल पोर्शन पे जा सकता है। ऑल्सो अगर हम STDs की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बैक्टीरिया से STDs होती हैं दैट इज गोनोरिया एंड सिफिलिस, एंड जो वायरस से होती हैं दैट इज HIV एंड वॉट्स। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के, देयर कैन बी सर्टेन रीजंस। फर्स्ट टू हैव गैप बिटवीन देयर चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट STDs, द थर्ड इज अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कि अगर एक माइंड प्रिपेयर नहीं है किसी का अभी बच्चे को बियर करने के लिए तो दे कैन अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट वुड बी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, अगर एक कपल अभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हुआ कि वो बेबी को बियर कर सके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सके, सो दे कैन अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट वुड बी टू कंट्रोल पॉपुलेशन साइज, अगर एक कपल के ऑलरेडी 2 या 3 चिल्ड्रन हैं तो उन्हें और बच्चे अब नहीं चाहिए होंगे अपनी लाइफ में, तो दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। फर्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड काम होता है किसी चीज को रोकना उसी टाइम पे फिजिकल कॉन्टैक्ट में, जैसे एक मैन व्हाइल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन वियर अ कॉन्डोम दैट विल प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फीमेल बॉडी। तो जब एक मेल इजैकुलेट करेगा, इजैकुलेट करने के बाद जो उसका सीमेन है वो कॉन्डोम के अंदर ही चला जाएगा और विमेन की बॉडी में एंटर नहीं करेगा। तो विमेन की बॉडी में एंटर नहीं करेगा तो इससे प्रिवेंट हो सकती है प्रेगनेंसीज, ऑल्सो STDs प्रिवेंट हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट बैरियर मेथड की बात करें तो जैसे मैन ने वियर किया हुआ है ऐसे विमेन भी वियर कर सकती है। एक और होता है IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी। कॉपर टी इंसर्ट हो जाता है विमेन के यूटेरस में, ये टी शेप स्ट्रक्चर होता है जो विमेन के यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है टू अवॉइड इम्प्लांटेशन, क्योंकि आप सोच के देखो जब जाइगोट फॉर्म होता है तो वो कहाँ पर इम्प्लांट होता है? यूटेरस के अंदर। अगर यूटेरस के अंदर ऑलरेडी कोई चीज रखी हुई है तो यहाँ पर बेबी नहीं आ पाएगा। तो कॉपर टी जो होता है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, इससे STDs प्रिवेंट नहीं होती है क्योंकि स्पर्म अभी भी एंटर करेगा, मेल की बॉडी अभी भी यहाँ पर वेजाइना के थ्रू एंटर कर सकती है। तो कॉपर टी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट इट कैन नॉट प्रिवेंट STDs। नेक्स्ट इज हॉर्मोनल। हॉर्मोनल में क्या होगा, एक विमेन सर्टेन पिल्स ले सकती है जिससे एग्स रिलीज नहीं होंगे उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पर इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और काफी डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वुड बी सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में क्या होगा, वन इज वेसेक्टोमी एंड द अदर इज ट्यूबेक्टोमी। अगर हम बात करें मेल की तो मेल में हमने एक पार्ट डिस्कस किया था वास्ट डिफरेंस, वो वास्ट डिफरेंस से ही वेसेक्टोमी आया है, जिसे हिंदी में नसबंदी भी बोला जाता है। इसमें होगा क्या, वेसेक्टोमी में जो वो वास्ट डिफरेंस की ट्यूब थी उसको सर्जरी से ब्लॉक कर दिया जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा वो वास्ट डिफरेंस तक तो जाएगा, पर क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है तो वो स्पर्म फीमेल बॉडी में नहीं जाएगा। अगर फीमेल बॉडी में नहीं गया तो प्रेगनेंसी के चांस खत्म हो गए। नेक्स्ट सिमिलर मेथड इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब आया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिलोपियन ट्यूब से। अगर हम फिलोपियन ट्यूब जहाँ पर मेन फर्टिलाइजेशन हो रहा है अगर उसे ब्लॉक कर दिया जाए सर्जरी से तो तब भी प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो सर्जिकल मेथड्स हो सकते हैं, हार्मोनल, बैरियर मेथड्स। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड द रीजंस टू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। So this was all about the reproduction chapter. I hope you liked the video, and if you did, please share this video with your friends as well. Also, if you have any doubts related to this topic, you can comment down below. I'll be there to answer them. Thanks for watching.